नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा के उस बयान की जिसने एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। बहुत समय नहीं बीता है जब ब्राह्मण बेटियों को लेकर के उनका बयान देश भर में वायरल हुआ था और उसमें काफी विवाद हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा का पूरा सत्र निकल गया, यहां पे किसी ने सवाल नहीं उठाया उसे। विधानसभा बिहार की जो है वहां पे जरूर सवाल उठा, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि संतोष वर्मा सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उनका एक ताजा बयान सामने आया है। ब्राह्मण बेटियों के बाद अब उनके निशाने पे हाईकोर्ट में जो जज बनते हैं उस पर आया है और इसमें उन्होंने कहा है कि जानबूझकर एससी एसटी समुदाय के लोगों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, उन्हें कम मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में भी और रिटन एग्जाम में भी, ताकि वो बाहर हो जाएं। इसी पे आज हम बात करेंगे कि क्या ये संभव है, क्या उनके आरोपों में कोई सच्चाई है, कोई दम है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद है आनंद शर्मा जी। आनंद जी, स्वागत है आपका एमपी फाइल्स में। बयान आपने भी सुना संतोष वर्मा के बारे में, तो आप इतने दिन से पढ़ ही रहे होंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या ये मुमकिन है जो आरोप वो लगा रहे हैं? देखिए, प्रक्रिया जो है उसको लेकर के क्वेश्चन उठाना वो भी इस प्रकार से कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को जो है आप उससे बाहर कर देना चाहते हैं, ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो चयन प्रक्रिया है वो काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है कि भाई पहले एक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद फिर आपका जो है मेंस होता है, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। और जब उसमें सर्टेन रिजर्वेशन है ऑलरेडी कि भाई आपको मान लीजिए 100 सीट है तो 100 में से आपको 6 सीटें या 7 सीटें आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी से लेनी है, तो उसी कैटेगरी के बच्चे को उसमें सेलेक्ट करना है आपको। तो जब आपके ऑलरेडी रिजर्वेशन है तो उसमें कैसे आप उसको उस चीज से बाहर कर सकते हैं? जब आपको लेना है उस कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति तो उसमें तो आपको लेना मैंडेटरी है। फिर वो तो कह रहे हैं कि नंबर कम दे देते हैं तो वो अपने आप बाहर हो जाते हैं। ये हाथ में होता है किसी एक के नंबर देना या फिर पूरी प्रोसेस होती है? ये तो फिर अब पूरे आप सिस्टम पे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सिविल जज जो है जो बन रहे हैं लोग वो प्रक्रिया सही से फॉलो नहीं हो पा रही है, इसी के ऊपर आप क्वेश्चन उठा दे रहे हैं। तो जो कि मेरे अनुसार तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी ऐसा, और ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा? कोई भी अगर कोई व्यक्तिगत किसी का कोई इसमें तो है नहीं हित जी, जो जिस स्थान पे जो बैठे हैं जो चयन कर रहे हैं उनका भी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के अनुसार कोई चीज हो सकती है। एक व्यक्ति सिलेक्शन भी नहीं करता है। प्रीलिम्स के आपके जो मार्क्स हैं वो सब चेक होते हैं, फिर उसके बाद फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, और सारा कोई भी एक चीज ऐसी नहीं होती है कि उसी के बेस पे उसका सिलेक्शन हो जाए। सबके मार्क्स टोटल होकर फिर सिलेक्शन होता है। तो इसमें ऐसा कैसे संभव है कि इस प्रकार से जो है किसी एक पर्टिकुलर आप कैटेगरी को बाहर कर दें? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्यों क्वेश्चन। एक आम दर्शक को अगर समझना चाहे तो पूरी प्रक्रिया कैसी होती है शुरू से लेकर अंत तक? अगर कोई अभ्यर्थी होता है वो कैसे तैयारी करता है, क्या परीक्षा होती है, कितनी देर की परीक्षा होती है और रिजल्ट कब तक आ जाता है? एक बार अगर आप समझा दें ताकि वो समझ में आए कि जो आरोप लग रहे हैं कि वो आरोप गलत है। देखिए, जो एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसमें एक पर्टिकुलर जो है एक क्वेश्चंस आपके होते हैं जिनमें कि एक पर्टिकुलर मार्किंग होती है। जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो उसमें फिर कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से तय होता है कि फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी का आपका कट ऑफ 100 में से 85 गया, फिर उसके बाद जो है ओबीसी का कट ऑफ गया आपका 80 गया, फिर एससी का कट ऑफ है आपका 75 गया, फिर एसटी का कट ऑफ और नीचे गया। तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं और उनके जो हाईएस्ट कट ऑफ किसका होता है? सबसे तो जनरल का ही होता है, तो वो उनका कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो उसके अनुसार जो है सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद प्री के बाद जो फिर मेंस के लिए होता है सिलेक्शन, तो मेंस के लिए भी जो क्वालिफाइड होते हैं उनका मेंस में सिलेक्शन होता है। जितनी सीट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंगली जो रहता है नंबर ऑफ पर्सन जो कि पार्ट ले पाएंगे उसमें मेंस एग्जाम में, जो क्वालिफाई होते हैं वो उसमें पार्ट लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मेंस के बाद जो है फिर इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। ये एमपीपीएससी लेती है एग्जाम सिविल जज की या फिर हाईकोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है? हाईकोर्ट के सुपरविजन में परीक्षा हो रही है, उसी पे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ये कोर्ट की अवमानना का भी कोई मामला बनता है क्या इन आरोपों पे? देखिए, बनने को तो बन सकता है, अगर संज्ञान लेंगे हाईकोर्ट, अगर संज्ञान इसमें स्वयं से लेगा तो बन भी सकता है। कोई शिकायत भी कर सकता है इस पे ऐसा या नहीं? शिकायत करें या स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं हाईकोर्ट की, भाई आप चयन प्रक्रिया पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। इससे पहले कभी आपने सुना इस तरीके कोई आरोप लगे हो हाईकोर्ट की चयन प्रक्रिया में सिविल जज की या जजेस? देखिए, चयन प्रक्रिया पर क्वेश्चंस तो कोई भी उठा सकता है, उठाने में तो अब चूंकि राजनीतिक दल है तो ये सब राजनीतिक वो तो आईएएस रहते हैं।
अब वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं क्वेश्चन जो उनके देख रहा हूं मैं वक्तव्य कि वो इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद तो चर्चा में आया। आप भी ब्राह्मण हैं? मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ। और इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मतलब बहुत नहीं, क्या एक आईएएस बहुत से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है इस तरीके के बयानों की, जो उस बिल्कुल समय चयन प्रक्रिया कर रहा हूं, उनके उस ब्राह्मण वाले बयान को हम हटा देते हैं। हम अगर बात करें हाईकोर्ट की एक चयन प्रक्रिया, संवैधानिक संस्था है हाईकोर्ट, वहां की चयन प्रक्रिया पे एक आईएएस ऑफिसर, देखिए, अगर वो स्वयं भी अगर आईएएस बने तो किसी ना किसी चयन प्रक्रिया को फॉलो करके ही बने। भाई खुद भी अगर उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करके वो बने हैं, तो अगर ऐसे कोई उनके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, वो खुद स्वयं बने हैं। तो इसी प्रकार से जो हाईकोर्ट में भी माननीय जो वहां पर लोग बैठे हैं उच्च पदों पर, जो हमारे न्यायाधीश बैठे हुए हैं, उनकी सुपरविजन में अगर कोई भी प्रक्रिया हो रही है तो वो निश्चित रूप से कि वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई, क्योंकि हम हाईकोर्ट को हम न्याय का मंदिर कहते हैं, बिल्कुल, तो न्याय की उम्मीद सबसे ज्यादा उन्हीं से होती है। आप उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ये मुझे नहीं लगता है कि वो भी एक आईएएस को होकर के इस प्रकार के कार्य करना। मतलब लोगों को उम्मीद तो है कोर्ट से, तभी वो कहते हैं सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि उन्हें उम्मीद है इस बात की कि यहीं से तो न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल, सबको उम्मीद रहती है कोर्ट से, और इसी वजह से जो है कि जो अगर मान लीजिए कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उसको उसके फेवर में फैसला नहीं आता तो वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर उसको जो न्याय की उसको एक आशा होती है, तो अगर आप उसी पे क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये आपके जो है आप जिस पद पर हैं उसकी गरिमा के भी ये अनुरूप वक्तव्य आपका नहीं है। चलिए, तो आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आनंद शर्मा जी, जिन्होंने आज एमपी फाइल्स में शिरकत की है, और जो क्रमवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से जो हाईकोर्ट में चयन प्रक्रिया होती है किसी भी जज की, कैसे परीक्षाएं होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट होती है उसके आधार पर जज बनते हैं, वो तमाम प्रक्रिया इन्होंने समझाई। और साफ तौर पे खुद भी एक वकील हैं और साफ बता रहे हैं कि एक आईएएस इस तरीके का अगर बयान अगर दे रहा है तो कहीं ना कहीं गंभीर बात है ये, और सोचने वाली बात है कि जिस चयन प्रक्रिया से खुद चुन करके वो एक आईएएस ऑफिसर तक पहुंचे, उस रैंक तक पहुंचे हैं, आखिरकार उसी तरीके की एक और चयन प्रक्रिया पर वो सवाल कैसे उठा सकते हैं। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।